वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू से आप सब लोग और हम लोग कैसे बीएड कर सकते हैं या इग्नू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे जो डीएलएड कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जो पेपर दे चुके हैं, उनको इग्नू से बीएड करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इग्नू जो है बीएड के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें डिमांड करता है, ठीक है। उसको फुलफिल करने के लिए काफी सारे गलतियां हो जाती हैं बच्चों को कि ऐसा चीज है या नहीं है। सो मैं ऑलरेडी इग्नू से बीएड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो चीजें क्या सच है, क्या झूठ, क्या चीजें उनके बारे में लेकर के है। सेकेंड चीज देखिए, इग्नू की जो फीस है वो अदर सारी थोड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे थोड़ी सी कम है। और इग्नू का सेंटर आपकी दिल्ली में, अगर आप दिल्ली चूज करोगे या जहां चूज करोगे वहीं पे एग्जाम हो जाते हैं। इन अदर हैंड अगर आपको बाहर से आप लोग बीएड करते हो तो फीस भी थोड़ी ज्यादा होती है, फिर आपको बाहर भी जाकर के पेपर देना होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अगर आप बाहर से बीएड करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में आपको एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए तो हम डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीएड करना है या फिर जो कुछ ऐसे बड़े कोर्सेज होते हैं ना, जैसे ये बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया, या आपको एमबीए करना है इग्नू से भी, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको इग्नू से बीएड करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में SC, ST, OBC, EWS, फिजिकल चैलेंज या इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए मैं बता रही हूँ, इसके बाद आप सिर्फ एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल होगे। वो बात की बात है, आपका एंट्रेंस क्लियर होता है नहीं होता तब आपको एडमिशन मिलेगा, बट एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। SC, ST, OBC, EWS जो भी कैटेगरी है, ठीक है, उनको चाहिए 45% मार्क्स। अगर आप जर्नल हो तो आपको मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। एनी हाउ DU वाले मार्क्स नहीं देते, बहुत कम बच्चों के मार्क्स आते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी मास्टर्स में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो भी आप इग्नू का एंट्रेंस फॉर्म दे सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप ग्रेजुएशन के बेस पे करना चाहते हो बीएड या मास्टर के बेस पर करना चाहते हो, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस है, पर मिनिमम क्राइटेरिया है SC, ST, OBC, EWS या जो PH हमारी कैटेगरी है उसमें 45% मार्क्स, जर्नल आपको 50% मार्क्स, ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग आपने करी है, आपने BSc करी है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो अगर आप उस अपनी लाइन इंजीनियरिंग की लाइन को छोड़ करके टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, आप बीएड करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये जो सारा क्राइटेरिया बता रही हूँ मैं आपको इग्नू से क्रैक करने के लिए है। इग्नू से करने के लिए आपको, अगर आपने BSc करी है, MSc करी है, आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहली शर्त यही है इग्नू की कि 55% मार्क्स, 50 मार्क्स और 45% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। अब सेकंड शर्त क्या होती है इग्नू की, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, जनरली क्या होता है कि हम जो बीएड करते हैं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, पहले हम ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 2 साल का बीएड करते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इग्नू से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको 2 साल का मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में। अब बच्चों को लगता है कि अभी तो हमारी नौकरी नहीं लगी, हम तो प्रिपरेशन TGT की फॉर्म भरने के लिए बीएड करना चाहते हैं, तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं। तो देखिए, वो सर्टिफिकेट कहीं का भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, एडिड स्कूल का। इवन अगर आप स्कूल नहीं भी गए और आप पैसों से सर्टिफिकेट भी बनवा के दे देते हो ना कि हाँ आपने 2 साल इस स्कूल में पढ़ाया है, तो इग्नू उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। उसमें कोई भी ऐसा डिमांड नहीं है कि कोई बड़े बड़े स्कूलों या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं, बस एक होना चाहिए कि आपने 2 साल का सर्टिफिकेट, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो इन बच्चों की बात जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो पहले डीएलएड करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं और फिर बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है कि जिन्होंने डीएलएड किया है ना फेस टू फेस मोड पर, एनसीटी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल फेस टू फेस कराए, तो उनको टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जब मैंने एडमिशन लिया था, मेरा बिना किसी सर्टिफिकेट के कुछ वे भी हो गया था, क्योंकि मैंने डीएलएड फेस टू फेस मोड पे करा था, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है कि डीएलएड ही रिक्वायरमेंट है, आपने बीटीसी जो भी इसको बोलते हैं, ईटीई बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, जेबीटी बोलते हैं,
वो भी अगर आपने 2 साल का फेस टू फेस मोड पे करा हुआ है तो आपको टीचिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें डीएलएड भी चाहिए और हमें 2 साल का सर्टिफिकेट भी चाहिए। नहीं, तो ऐसा नहीं है। या तो आपको फेस टू फेस मोड पर आपने डीएलएड किया होना चाहिए या 2 साल का किसी भी इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इग्नू का जो एंट्रेंस का फॉर्म होता है वो आप भर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ बच्चे जो करते हैं डीएलएड करते हैं वो एनआईओएस से, तो एनआईओएस से करा हुआ डीएलएड आपका वैलिड नहीं है। अगर आपने डीएलएड करा भी हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, आप फॉर्म नहीं दे पाओगे। क्योंकि अगर आपने फेस टू फेस मोड से किया हुआ है तो ही आपको एग्जाम्शन मिलेगा कि आप सर्टिफिकेट ना दो। अदरवाइज अगर आपने ऑफलाइन कर रखा है या फिर घर पे बैठ के आपने डीएलएड करा है, उस कंडीशन में भी आपको 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जनरल कैटेगरी एज 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और दूसरा जो है आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ये दोनों शर्तें फुलफिल करते हो तो आप जो है हमारे इग्नू का बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस कब होता है, क्या होता है? वैसे अगर आप देखोगे तो इग्नू के साइकिल 2 साइकिल चलते हैं, जनवरी और जुलाई। ठीक है, जनवरी और जुलाई में इनका एडमिशन होते हैं। लेकिन बीएड के लिए थोड़ा सा अलग है, बीएड के लिए भी 2 बार होता है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि जनवरी और जुलाई में ही बीएड के फॉर्म निकलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बीएड एंट्रेंस के फॉर्म अप्रैल में निकलते हैं और जुलाई के एंड या अगस्त या सितंबर तक भी कभी कभी डेट चली जाती है। ठीक है, सितंबर में अगस्त में आपका इग्नू का एंट्रेंस होता है। अब बात आती है इग्नू के एंट्रेंस की। ठीक है, तो अब इग्नू का एंट्रेंस जब आप दे दोगे, लेट सपोज आपका क्लियर हो गया, तो अब इग्नू वाले क्या करते हैं, मान लीजिए आपने अगस्त में आपका एंट्रेंस दिया था, सितंबर तक आपका आ गया, आपने क्लियर कर लिया है, आपका नाम है, आपकी बकायदा पूरी आपको बुलाया जाएगा, पूरा आपका इंडक्शन होगा, तो उसमें क्या करेंगे, रिजल्ट आपको बता देंगे। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कुछ नहीं करते, 4-5 महीने आपके ना ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, ये आपका कोर्स की ड्यूरेशन में ही जुड़ने लगता है। मान लीजिए जनवरी में इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, जब आप अपनी फीस वगैरह जमा करोगे, और आपने अगस्त में अपना एंट्रेंस दे रखा है, तो जब जनवरी में आप जा रहे हो ना, तो ये सारे महीने आपके इस कोर्स में जुड़ रहे हैं। यानी आपका जो पेपर होगा वो मई जून में ही हो गए। जनवरी में आपका फीस जमा हुई है, जनवरी में आपका एडमिशन हुआ है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो मई जून में ही होंगे। यानी 6 महीने के अंदर ही आपका 1 साल काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इग्नू का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा चीजों में टाइम लगने लग गया है, तो ये होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप आती है बात अब एंट्रेंस एग्जाम की, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, आप भर रहे हो, तो अब एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इग्नू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बहुत इजी होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। तो उसको हम 4 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट में बांटते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। फिर इसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस या टीचिंग से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस है वो। फिर इसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर आता है रीजनिंग। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका पार्ट बी बचता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि आप किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो बीएड, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, वो ऑल अप टू यू, वो आपका सेकेंड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में आपके 10 नंबर का आता है इंग्लिश या हिंदी। अब मैं इंग्लिश या हिंदी क्यों बोल रही हूँ, इसमें से ना आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी होती है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ठीक है, 10 नंबर की आपको इंग्लिश भी मिलेगी, 10 नंबर की आपको हिंदी भी मिलेगी, लेकिन आपको दोनों नहीं करनी, दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको, या तो वो इंग्लिश होगी या तो वो हिंदी होगी, तो आपको वही करना है। 5-5 नंबर के 2 पैसेज मिलेंगे आपको, उसमें से पैसेज में से आपको आंसर करने हैं, वो या तो दोनों इंग्लिश में होना चाहिए या दोनों हिंदी में। ये आपके ऊपर है कि आप अपना जो एंट्रेंस है उसकी लैंग्वेज क्या लेना चाहते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लोगे तो पूरा पेपर इंग्लिश में करोगे, और अगर आप हिंदी लोगे तो पूरा पेपर हिंदी में करोगे। तो 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हिंदी आती है, बहुत इजी होती है, कोई इतनी टफ नहीं होती। इसके बाद आता है हमारे पास 20 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, 20 नंबर की रीजनिंग होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो रीजनिंग है ना बहुत इजी होती है। जैसे हमारी DSSB या SSC में जो रीजनिंग आती है ना, उस लेवल की भी नहीं होती, बिल्कुल बहुत हल्की रीजनिंग होती है। मोस्टली हर बच्चा 20 में से 17-18 नंबर बहुत इजीली बिना प्रैक्टिस के भी ले सकता है, बहुत इजी रीजनिंग आती है इसमें। ठीक है, बस लास्ट टाइम इन्होंने क्या करा था, 4-5 क्वेश्चन ना मैथ्स के भी डाल दिए थे, रीजनिंग के ही
पोर्शन में इन्होंने मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो हो सकता है कि वहां पे वो अटक जाए क्योंकि 9-10 के लेवल के क्वेश्चन थे। अदरवाइज जो रीजनिंग का लेवल होता है वो बहुत हल्का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 30 नंबर का, 10 नंबर की इंग्लिश हिंदी, 20 नंबर की रीजनिंग, 30। इसके बाद आता है आपका 25 नंबर की जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 25 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस होती है। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ जो चेंजेस हमारी एजुकेशन में हो रहे हैं ना, मोस्टली उन पे फोकस करने जा रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली आप लोग वुड बी टीचर्स हैं, हम लोगों को आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो एजुकेशन में हमारे क्या क्या चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइप के जो करंट के क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, वो आते हैं। जैसे उस टाइम पे एनईपी बहुत ज्यादा छाया हुआ था, एनईपी 2020, एफएलएन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन उस टाइम पे आए थे क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक था, सब उसमें से क्वेश्चन आ रहे थे। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 1920 से पहले कौन सी थी, 1986, और उससे पहले फर्स्ट कौन सी थी, 1968। तो ये सारे जो चेंजेस अब तक हमारी एजुकेशन में हुए हैं, आपको वो पढ़ के जाने हैं। मोस्टली अगर आप लोग टीचर की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुडालियर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जनरल अवेयरनेस के साथ भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका लास्ट 25 मार्क्स का, वो आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप सभी ने मोस्टली जिन्होंने भी सीटेट दे रखा होगा वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो क्लास में लगातार एब्सेंट है, वो आ नहीं रहा। ठीक है, लगातार आपने घर पे भी फोन कर लिया, आपने प्रिंसिपल को भी बता दिया, फिर अब आप क्या करोगे, उसके घर पर जाओगे, घर पे कॉल करोगे, या किसी से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे। मेन इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बच्चे की कंडीशन में आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और उसमें सारा जो होगा ना बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे जब भी हम अभी पेपर देते हैं सीटेट का, तो उसमें बहुत सारी जैसे मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गया, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बीएड का जो एंट्रेंस का एग्जाम है, अब तक अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको बच्चों से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, बच्चों के ऊपर बेस, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो बहुत अच्छे से आप उसमें अच्छे नंबर बहुत आराम से गेन कर सकते हो, इतना कोई लेवल टफ नहीं आता। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ए, ये 80 नंबर का था। ठीक है, टोटल 80 नंबर का हमारा ये पूरा पार्ट ए था। अब पार्ट बी है हमारा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की एसएसटी, 20 नंबर की साइंस और 20 नंबर की मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और एक गलत चीज भी है कि हमें इसमें से वही सब्जेक्ट करना है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमें कोई भी 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं जब हम एसएसटी के लिए जा रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो हम कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो सबको ये लगता है कि हमारा इसमें से सब्जेक्ट ना कोई भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो हम चूज करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप उसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करते हो, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन 5 में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं वही होना चाहिए। पहली बात देखिए, जब हम किसी चीज में बीएड करने जा रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट को वापस से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम उसके बारे में पेपर देने वाले हैं, हम क्लासेस में वो चीज पढ़ाने वाले हैं। तो एंट्रेंस के टाइम पे हम थोड़ी ना वो पहले से ही पढ़ के जाएंगे, ये तो हम आगे जाके बीएड में एडमिशन लेने के बाद पढ़ने वाले हैं ना। तो उन 5 सब्जेक्ट में से हम उस टाइम पे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो भी आपको आ रहा हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे से देख लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए, जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो आप उसको करके आओ। ठीक है, और वो आपका काउंट होगा। और ऐसा बिल्कुल भी मिथ है ये कि आपको जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, तो जब मैंने एसएसटी का पेपर देखा, मैं बीकॉम से हूं तो मेरे को तो एसएसटी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट बनना ही नहीं था। तो जब मैंने एसएसटी का पेपर देखा, मुझे 20 में से 12 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और वहीं पे मैंने मैथ्स का पोर्शन देखा तो मैं 20 में से 19 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मतलब मैं कर पा रही थी, हाँ ये तो हो जाएंगे। तो अगर मैं 20 में से 13 वाला पार्ट करके आती तो मैं तो पहले ही बाहर थी एंट्रेंस से, है ना। लेकिन मैंने, भले ही मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, लेकिन मैं मैथ्स करके आई थी। ठीक है, तो वो 20 आउट ऑफ 20 करीब करीब नंबर आ गए थे सिर्फ पार्ट बी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें से कोई भी चूज करना है। अच्छा है कि अगर आपका सब्जेक्ट वो है और आपको वो आ रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको चूज करो। अदरवाइज आपको 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, और वो चॉइस आपकी होगी कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो ये सारा था इग्नू एंट्रेंस के बारे में, इग्नू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके रिगार्डिंग अभी और भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो